बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। इसने भारतीय हुकूमत को अपनी कामयाबी की इस हद तक यकीन दिलाया था कि भारतीय महकमा इत्तलात ने चांदनी चौक दिल्ली के एक बाजार में दुकानों के बोर्ड उर्दू में लिखवाकर और इस बाजार में अपने फौजियों को घूमते फिरते दिखाकर एक फिल्म बनाकर दुनिया को ये तासर देने की कोशिश की थी कि ये फौजी भारतीय लाहौर के अनारकली बाजार में घूम रहे हैं। ये फिल्म बीबीसी ने अपने टेलीविजन पर भी दिखाई, हालांकि हकीकत इसके बरअक्स थी। भारतीय फौज पाकिस्तान में बनी BRB नहर को भी अबूर न कर सके और बाटापुर तक इनकी पेशकदमी को रोककर पाकिस्तानी फौज ने इन्हें जो पीछे धकेलना शुरू किया, तो जंग बंदी के वक्त भारत का 5000 मुरब्बा मील का इलाका बमा इनके खास बड़े कस्बे कैम खरन तक पाकिस्तानी फौज के कब्जे में था। जनरल चौधरी को लाहौर के जिम खाना में शराब पीने की ख्वाहिश भारत के लिए एक दहशतनाक ख्वाब इस बनी रही। जनरल को कमांडर चीफ के ओहदे से हटा दिया गया। रफीकुल इस्लाम ने जनरल चौधरी से रिश्तेदारी और भारतीय फौज से मेरे ताल्लुकात के पेश नज़र मुझे अपने तावन का यकीन दिलाते हुए कहा, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मैं मुहैया कर दूंगा। शिकार का लाइसेंस परमिट भी आपको दिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको खासी रकम खर्च करना पड़ेगी। आप खर्चे के परवाह न कीजिए। ये कहते हुए मैंने डॉलरों की गड्डी निकाल कर लहराते हुए इसे दिखाकर फिर अपनी जेब में डाल ली। मैंने इस किस्त के आगाज में सहरा और जंगल का तिलिस्म का जिक्र कर रहा था। तीसरा शहर अमेरिकी डॉलरों का है, जिसमें आजकल दुनिया भर के तमाम बड़े ममालिक जकड़े हुए हैं। मेरे पास डॉलरों की झलक देखकर रफीकुल इस्लाम भी इनके तिलिस्म के शिकंजे में आ गया। अरे आप बरामदे में क्यों बैठे हैं? यहाँ तो बहुत मच्छर हैं। मैं अभी इतना अहमक हूँ कि मुझे भी इसका एहसास न हुआ। चलिए अंदर ड्राइंग रूम में चलें। रफीक हमें बरामदे से अपने ड्राइंग रूम में ले आया और अपने 2-3 मुलाजमों को बुलाकर कहा कि इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए चाय मिठाई वगैरह लेकर आए। शिकारी तो हमेशा खुद को चाको चौबंद रखने के लिए पीते हैं। मेरे पास स्कॉच विस्की का भी इंतजाम है। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं और हमारी मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसके अलावा अगर आपको किसी खास शय की तलब हो तो वो भी पेश कर दी जाएगी। मुझसे फौरी बेतकल्फी और अपनायत ज़ाहिर करते हुए मेरे साथ ही सोफे पर बैठते हुए रफीकुल इस्लाम ने मुस्कुराते हुए सरगोशी में मुझे कहा, यहाँ की औरतें सांवली तो हैं, लेकिन मछली खाने वाली औरत का मज़ा ही कुछ और है। मैं आपकी भरपूर मेज़बानी करके खुशी महसूस करूँगा। डॉलरों का तिलिस्म सर चढ़कर बोलने लगा था। मैंने शिकार के आगे चारा डालने की गर्ज से $1000 रफीक को देते हुए कहा, फिलहाल ये इब्तदाई अखराजात के लिए थोड़ी सी रकम कबूल करे। मजीद जितने भी अखराजात होंगे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। रफीक को मैंने बताया कि मैं अपने साथियों के हमरा दर्शन होटल साबका स्लिम होटल में ठहरा हूँ। इससे रात के खाने की दावत की माजरत करते हुए और आइंदा किसी रोज के लिए मुलतवी करने का कहकर हम वापस लौटे। हमने होटल में कमरे लेते हुए एक अक्लमंदी की थी कि अपने साथी खवातीन और सरदार के लड़के को बांग्लादेशी मुसाफिर लिखवाया था, जबकि खुद को भारतीय और थाई और इनसे अपना कोई ताल्लुक वास्ता ज़ाहिर नहीं किया था। होटल वालों ने भी इन्हें स्टीमर के मुसाफिर समझते हुए कमरे दिए थे। डॉलरों का चारा काम दिखा चुका था और मुझे यकीन था कि रफीक अगर आज शाम नहीं तो कल ज़रूर मुझे मिलने होटल आएगा और हमें आइंदा की मंसूबा बंदी भी करनी थी। हालात को पेशे नज़र रखते हुए मैंने आइंदा का लाहे अमल
के लिए जो मंसूबा बंदी की, इसकी इब्तिदा मैंने रानी से मिलने से की। मैंने इसे रफ़ीक से अपनी आज की मुलाकात की तफसील बताते हुए कहा, हमें सोनिया को रफ़ीक के चुंगल से छुड़वाने और बाफाजत यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले रफ़ीक को अपने दाम में फंसाना पड़ेगा। रफ़ीक से डायरेक्ट मुठभेड़ से मैं नहीं घबराता और न ही मेरे साथी मेरा कोई भी हुक्म मानने से इनकार करेंगे, चाहे इसमें इनकी जान से ही हाथ धो बैठने का खतरा ही क्यों ना हो। लेकिन इस तरह हम सोनिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे तो ये भी यकीन नहीं कि इसने तुम्हारी बच्ची का नाम सोनिया ही रखा है या किसी और नाम से इसे यहाँ रखा गया है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि हम इसकी उम्र की हर बच्ची के बाजू पर कुदरती निशान देखकर इसे तलाश करें। अगर रफ़ीक को हलाक करने से भी हमें सोनिया मिल सकती तो हम ये भी करने को तैयार हैं। रफ़ीक कन्वर्ट के इलाके में रहता है और बकौल तुम्हारे और आज की मुलाकात से भी मुझे यह एहसास हुआ है कि छावनी के अफसरान से भी इसके खासे ताल्लुकात होंगे और वो काफ़ी असर व रसूख का मालिक होगा। मुझे इससे सुंदर बंद में शिकार करने में इसकी मावनत हासिल करने के बहाने इससे बेतकल्फाना ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे और आज इससे मुलाकात के दौरान मैंने इसे $1000 देकर इस काम की इब्तिदा कर दी है। मैं चाहता हूं कि इसे ज़रा सा भी शक न होने पाए कि हम रंगा माटी से आए हैं और तुम और तुम्हारा बेटा हमारे हमरा इसी होटल में मुकीम है। हमारा असल मकसद सोनिया का असूल है, लिहाजा अभी से हम पूरी एहतियात बरतेंगे। इसलिए लिहाजा किसी को भी ये मालूम न होने पाए कि तुम और तुम्हारा बेटा दरअसल कौन है या हम एक दूसरे को जानते भी हैं। मैंने इसे $1000 देते हुए कहा कि आइंदा होटल और खाने पीने के अखराजात इस रकम से अदा करना और मुझे जब तक तुमसे मिलने की जरूरत होगी मैं रात को 2 बजे तुम्हारे कमरे का दरवाजा 2 बार मुसलसल से और 2 बार चंद लम्हों के वक्फे से खटकाऊंगा और तुम जरूरत पड़ने पर अपने लड़के से इस वक्त और इस तरह मेरा दरवाजा खटखटा कर मुझे बुलवाना। अपने लड़के को भी सख्ती से ताकीद कर दो कि वो कमरे से हरगिज बाहर ना निकले। बाकी खवातीन साथियों को भी कहना कि तुम्हारे सिर्फ जरिए ही मुझसे राब्ता करें। रानी ने एक बड़ी अक्लमंदी की बात की कि वो इसका लड़का और दीगर खवातीन बांग्लादेशी बाशिंदों के तौर पर यहाँ ठहरे हैं और होटल वालों के जरिए डॉलर बांग्लादेशी करेंसी में तब्दील करवाने से इन पर शक किया जा सकता है। यह वाकई बड़ी दूर अंदेशी की बात थी। बांग्लादेश इन दिनों फॉरेन एक्सचेंज के सख्त तरीन कता से दो चार था और खुली मार्केट में डॉलर सरकारी रेट से 4 गुना ज्यादा वैल्यू रखता था। किसी बांग्लादेशी का अपने मुल्क में ही अमेरिकी डॉलर देकर बिल अदा करना सबको शक व शुबे में डाल सकता था। मैंने रानी से डॉलर वापस लिए और मजीद हदायत देकर अपने कमरे में आ गया। दूसरे रोज मैंने नंबर 2 को $2000 दिए और राजी की रहनुमाई में इसे बाजार भेजा। थोड़ी देर बाद ही वो जरूरत का सामान लेकर वापस आ गए। उन्होंने बड़ी आसानी से 105 टका बांग्लादेशी करेंसी फी डॉलर की गर्ज तब्दील करवाए थे। 1 लाख टके तो मैंने रात को रानी को दिए और बाकी 1 लाख से ज्यादा टके अपने साथियों में बांट दिए थे और वो भी बड़ी अपनी जरूरत की अशिया ले सके। हस्बे तो दूसरे दिन 11 बजे ही रफीक दर्शन होटल में मुझे मिलने आ गया और कहने लगा कि 2-3 रोज में शिकार का परमिट मिल जाएगा। मैंने बातों बातों में इसे कुरेदा तो मालूम हुआ कि इसके सिविल और फौजी अकाम से ताल्लुकात बेशक थे, लेकिन इतने गहरे नहीं थे जितने वो जाहिर करता था। इसकी पहुंच सिर्फ थाने और डीएसपी तक और सिविल में CAC तक थी। फौज में भी मेजर से ऊपर का कोई ओहदेदार इसका बेतकल्लफ दोस्त न था। मेरे ख्याल के मुताबिक रफीक ने पाकिस्तानी दुश्मनी और भारतीय फौज के इस्तकबाल करने में जो नुमाया किरदार अदा किया था, ये इसी के बायस था कि न तो हुकूमत और फौज के ऊपर के लेवल तक इसकी रसाई थी और न ही इसके इस किरदार को सराहा गया था।
गद्दारी के जरासीम एक बार किसी में सरायत कर जाए तो फिर कभी ख़त्म नहीं होते। जिसने एक बार अपने मुल्क और वतन से गद्दारी की वो दोबारा भी कर सकता है। मुजीबुर रहमान को अपने वतन से गद्दारी की सज़ा पाकिस्तानियों ने नहीं बांग्लादेशियों ने दी थी। पाकिस्तान ने तो मुल्क के 2 लाख होने का इंतहाई बड़ा सानिया भी बर्दाश्त करके इसे सही सलामत बांग्लादेश भेज दिया था। वतन के गद्दारों का अंजाम हमेशा इंतहाई भयानक और इबरतनाक होता है। आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह को बरतानी फौज ने इसके ससुर हकीम हसन की मुखबिरी पर हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और इसकी गद्दारी की वजह से बरे सगीर से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ। यही हकीम हसन जब अंग्रेजों से अपनी वतन फरोशी और गद्दारी का इनाम लेने गया तो तारीख के मुताबिक अंग्रेजों ने इसे कहा कि जब तुम अपने वतन से गद्दारी कर सकते हो तो तुमसे ये भी बाइद नहीं कि हमसे भी गद्दारी करो। इसी गद्दार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बजाय इनामो इकराम से नवाजने के तोप के मुंह पर बांध कर तोप चला दी और इसके गलीज जिस्म के चीथड़े फिजा में बिखरे। मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान से गद्दारी करके मीर सादक ने, जो टीपू का वजीर था, अंग्रेजों से जंग के दौरान सरनगापट्टनम के किले के दरवाजा खुलवाकर अंग्रेजों की फौज को अंदर दाखिल होने का मौका फराहम किया। टीपू सुल्तान, जिसका नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी कांपती थी, अंग्रेजों से दस्त बस्ता लड़ता हुआ ये कहकर शहीद हुआ कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने इसकी बहादुरी और वतन परस्ती का एतराफ करते हुए पूरे शाही एजाज के साथ इसे दफन किया। इस वक्त आसमान पर यकायक बादल छा गए और इनकी हैबतनाक चमक और कड़क ने इस मर्द मुजाहिद को आखिरी सलामी दी। मीर सादक को इसकी गद्दारी के इवज कंपनी की हुकूमत ने 7 पुश्तों तक का वजीफा मंजूर किया। बात कुछ लंबी हो रही है लेकिन है दिलचस्प और इबरतनाक भी, लिहाजा इसे तहरीर कर रहा हूँ। अंग्रेजों के बड़े सगीर पर 100 साला दौरे हुकूमत में कभी भी अंग्रेज सिविल हुक्मरानों की तादाद 2500 से ज्यादा नहीं रही। इसके सारे दौरे हुकूमत का इंतजाम बड़े सगीर ही के बादशाहों ने मुलाजमत करके और जमीनें लेकर वडेरा सरदार और जागीरदार बनकर संभाला। अगर आज के दिन सरदारों, वडेरों और जागीरदारों और खिताब हासिल करने वालों का शजरा नसब देखें तो आपको मालूम होगा कि इनके दादा परदादा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे या फिर कुत्तों की तरह इनके सामने दुम हिलाते थे। वतन से गद्दारी के गर्ज ही इनको ये जागीरें और खिताब मिले थे जिन पर इनके औलाद आज भी फख्र करती है। मीर सादक के वर्सा जब भी महीने अपने वजीफे की रकम लेने सरकारी खजाने जाते तो बिल्कुल आज की तरह अदालतों की तरह चपरासी बावाज़े बुलंद इन्हें इस तरह पुकारता, मीर सादक गद्दार के वर्सा हाजिर हूँ, क्योंकि खजाने के मुतम्मिम और दीगर सारे अलकार बरे सगीर के बादशाह बशिंदे ही थे और मीर सादक की गद्दारी की वजह से इनकी आज़ादी अंग्रेज़ों की गुलामी में बदल गई थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सैकड़ों रियासतें मैसूर इसलिए बना दी गई कि इनके राजे महराजे और नवाब अंग्रेज़ों की जूतियां चाटते थे। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में लाहौर के एचिसन कॉलेज में सिर्फ इन्हीं जागीरदारों और रऊसा की औलाद को दाखिला मिलता था जिन्हें अंग्रेजों से वफादारी के बाकायदा तरगीब दी जाती थी। पंजाब के सबसे बड़े जागीरदार टोले ने रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में इनकी जद्दे अमजद अंग्रेज फौज में सिपाही थे और जंग में रंजीत सिंह की अंग्रेजों से शिकस्त के बाद इन हजरात का हाथ मुसलमान कैदियों के सर काटते काटते सूझकर तलवार के दस्ते में फंस गया था। हसन अब्दाल की मशहूर मारूफ हयात फैमिली के इस दौर का सरबराह कर्नल नक्सन का खिदमतगार सिपाही था, जो इसके जख्मी होने पर इसे उठाकर एक चट्टान तले ले गया। इस खिदमत की गर्ज इसे ढेर सारी जमीन देकर जागीरदार बना दिया गया। चोरी का माल और लाठियों के गज की मिसाल के मुसद्दक अंग्रेजों की जी अजूरी में जिसने जितनी ज्यादा
दोमिलाई इसे इतनी ही ज्यादा ज़मीनें और इनामों इकराम से नवाजा गया। बरे सगीर की तमाम रियासतों के औलिया ने जितनी गद्दारी की, इन्हें इतनी ही इनामों इकराम और खिताब दिए गए। इनमें सबसे नुमाया निज़ाम हैदराबाद था, जिसने टीपू सुल्तान की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसे मलका विक्टोरिया ने दूसरे खिताब के साथ फर्जंद अर्जुमंद का खिताब दिया था। ये थी और गद्दारों की असलियत, जिस मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में तहरीर किया। रफीकुल इस्लाम के बांग्लादेशी हुकूमत से मरासम इसलिए भी गहरे न हो सके क्योंकि वो मुसलमान था और मुसलमानों का अजली दुश्मन भारत इस वक्त बांग्लादेश पर बिल्कुल इस तरह छाया हुआ था जैसे आजकल पाकिस्तान पर अमेरिका। रफीक से होटल में मुलाकात के दौरान मैंने इस पर अपनी अमीरात का सिक्का बैठाने के लिए $3000 देकर कहा कि इन्हें बांग्लादेशी करेंसी में तब्दील करवा दे ताकि मैं अपने और अपने साथियों के मुकामी अखराजात पूरे करूं। रफीक 2 घंटे बाद वापस लौटा और मुझे 80% फी डॉलर के हिसाब से बांग्लादेशी करेंसी दी। इसकी बेईमानी और बददियानती इस बात से जाहिर हो गई थी क्योंकि मैंने सुबह ही 105% फी डॉलर के हिसाब से $2000 तब्दील करवाए थे। रफीक के चेहरे पर और आंखों से लोमड़ी की मक्कारी टपकती थी और इससे 2 हाथ आगे करने के लिए मुझे भी इससे ज्यादा अयारी और होशियारी दिखाने की जरूरत थी। रफीक ने आज फिर मुझे रात के खाने पर मदऊ किया, लेकिन मैंने तबीयत की खराबी और थकावट का कहकर टाल दिया। मैं चाहता था कि वो जल्द अज जल्द होटल में जाए ताकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से किसी तरह मालूम कर सकूं कि वहां वाकई सोनिया नाम की कोई लड़की पढ़ती है। मुझे ये खदशा भी था कि अपने कदो कामत के बायस सोनिया की तलाश में मुझे पहचान न लिया जाए और हम अपनी मंजिल से इतने करीब पहुंचकर भी इसे न पा सके। कॉन्वेंट में जेरे तालीम बच्चों का हॉस्टल भी स्कूल की हदूद में वाक़या था। मैंने राजी की ड्यूटी लगाई कि वो हॉस्टल के चौकीदार से पैसे की जोर पर दोस्ती करे और इसके जरिए सोनिया का पता चलाए। रफीक ने इसे यकीन अपने घर में तो रखा नहीं होगा, अगर इसका कोई वजूद था तो वो यकीनन हॉस्टल में रहती होगी। राजी शाम को वापस लौटा और मुझे अपनी कारकर्दगी बताते हुए कहा कि चौकीदार से इसने अपनी बातों से दोस्ती का आगाज तो कर दिया, लेकिन आज इसने सोनिया के मुतल्लिक कोई बात नहीं की क्योंकि दोस्ती के पहले दिन ही इस तरह की छानबीन चौकीदार को शक में डाल सकती थी। आइंदा 2 रोज राजी का कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल के चौकीदार से दोस्ती बढ़ाने और मतलब की बात जुबान पर लाने में गुजरे। इन 2 दिनों में रफीक भी दोबारा मुझे होटल में मिलने न आया। वो हर बार मुझे अपने घर पर खाने की दावत जरूर देता और मैं कोई ना कोई बहाना करके माजरत कर लेता। रफीक को इन मुलाकातों के दौरान मैंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि सुंदरबन में शिकार के शौकीन गैर मुल्की पार्टियों के लिए खाने में एक बेस कैंप कायम करूं जहां से इन्हें मजदूर गाइड शिकार के दौरान खुद खुर्दोनोश के सामान की फराहमी के अलावा बड़े शिकार के लिए मखसूस राइफलें मसलन 555 एक्सप्रेस और इनके एमुनेशन वगैरह भी मुहैया किया जा सके। इस तरह इन गैर मुल्की शिकार पार्टियों से हम असल अखराजात से 2-3 गुना मुनाफा और भी फॉरेन एक्सचेंज में कमा सकते हैं। मैं भारतीय शहरी होने के बायस यहाँ पर यह निहायत मुनफिद बख्श कारोबार नहीं कर सकता और मेरी ख्वाहिश है कि कोई मकामी बांग्लादेशी अपने नाम से बेस कैंप बनाए और दीगर इंतजामात संभाले। जहां तक सरमाए का ताल्लुक है तो इसकी फराहमी और शिकारी राइफलों के असूल मेरी जिम्मेदारी होगी और मैं अपनी बांग्लादेश पार्टनर को मुनाफे में से बराबर का हिस्सा देने को तैयार हूं। मेरी बात सुनकर रफीक फौरन बोल उठा, मेरे मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? ये सब काम मैं बाखुशी और बहुत आसानी से कर सकता हूं। शिकार पार्टियों के लिए शिकार के परमिट का असूल मेरे लिए बहुत आसान है। निहायत कम मुआवजे पर मैं मजदूरों और गाइड का इंतजाम भी कर सकता हूं जिनका भरपूर मुआवजा हम गैर मुल्कियों से लेंगे। बेस कैंप के लिए अपने घर का एक खासा मखसूस करके ये शहर में कोई